दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। रहस्य और रोमांच से भरपूर ऐसी मजेदार फिल्में बहुत कम बनती हैं। इसे देखकर आप लोगों को न सिर्फ भरपूर मजा आएगा बल्कि कहानी का अंत देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो इस दिल छू लेने वाली कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक रानी को किले के मीनार से एक नवजात बच्चे को नीचे फेंकते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी 7 कौवे तेजी से उड़कर आते हैं और हवा में ही उस बच्चे का कपड़ा पकड़कर उसे नीचे गिरकर मरने से बचा लेते हैं। हालांकि रानी को ये बात नहीं पता चल पाती। अगले सीन में आज से 22 साल पहले इसी रानी के राज्य का एक गांव दिखाया जाता है। गांव के बाहर के जंगल में एक झोपड़ी होती है और लोगों का कहना था कि इस झोपड़ी में एक ऐसी डायन रहती है जिसने इंसान की बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। एक दिन गांव के एक बेकरी वाले के यहाँ एक लड़की का जन्म होता है। बेकरी वाला और उसकी पत्नी उस लड़की का नाम विक्टोरिया रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ विक्टोरिया बड़ी होने लगती है, पर किसी वजह से उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। विक्टोरिया बहुत शरारती होती है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वो अपने घर के सबसे ऊपर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे लड़कों के कई कपड़े और जूते रखे हुए दिखते हैं। वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसके पिता उसके पास आकर उससे कहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। विक्टोरिया उनसे पूछती है, ये कपड़े किसके हैं और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? तो उसके पिता उसे कोई जवाब नहीं देते। इसके कुछ सालों बाद विक्टोरिया जवान हो जाती है। एक रात उसकी माँ कपड़े बुन रही होती है। विक्टोरिया के हाथ में भी एक कपड़ा होता है, पर उसका बुनाई में मन नहीं लगता। ये बात वहाँ बैठी उसकी आंटी उसकी माँ को बताती है। इस पर उसकी माँ उस पर नाराज तो होती है, पर डांटती नहीं। विक्टोरिया अपनी माँ से कहती है, मैं बचपन से ही देख रही हूँ, मैं कोई भी गलती क्यों न करूँ, आप मुझे कभी नहीं डांटती और हर रोज कपड़े बुनती रहती हैं। ऊपर के कमरे में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, आखिर वो सब किस लिए हैं और आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? इस पर उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है। अगले दिन रानी डायना और उसके दोनों बेटे एडम और हैरी को दिखाया जाता है। गांव से गुजरते वक्त गांव वाले उनका अभिवादन करते हैं। वहां खड़ी विक्टोरिया की सहेलियां आपस में बातें करते वक्त एक दूसरे से कहती हैं, राजकुमार एडम के पिता बचपन में उसकी वजह से मारे गए थे, तभी से वो बेचारा बोलते वक्त हकलाता है। अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, काश ये हम में से किसी एक को चुन ले, क्योंकि गांव से तो 7 लड़के पहले ही कम हो चुके हैं। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, मैं इस बारे में क्यों नहीं जानती, आखिर क्या छिपा रही हो तुम लोग? तो उसकी सहेलियां कहती हैं, ये जानने के लिए तुम्हें जंगल की डायन के पास जाना पड़ेगा। विक्टोरिया उसी वक्त गांव के बाहर के जंगल में जाती है। जब वो जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी एक काली बिल्ली उसके पास आकर उसे आगे का रास्ता दिखाती है। आखिरकार बिल्ली के जरिए विक्टोरिया डायन की झोपड़ी तक पहुंच जाती है। वहां डायन उसे झोपड़ी के अंदर बुलाती है। झोपड़ी के अंदर कई सारी बिल्लियां होती हैं। विक्टोरिया उनसे कहती है, तो तुम ही हो वो डायन जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया? डायन कहती है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, वैसे क्या तुम यहाँ अपने 7 भाइयों के बारे में जानने आई हो? ये सुनते ही विक्टोरिया चौंक जाती है और कहती है, मैंने 7 लड़कों के बारे में अफवाहें सुनी थी, पर इसका मुझसे क्या लेना देना? तो डायन उसे बिठाती है और कहती है, तुम्हारे 7 भाई थे और उनके साथ क्या क्या हुआ, ये बात तुम्हारी माँ की यादों में सुरक्षित है। तुम इस जादुई कंघी को अपनी माँ के बालों में लगाकर उनकी यादें देख सकती हो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विक्टोरिया वो कंघी उठा लेती है। डायन उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक मंत्र सीखा था, जिसे जागृत करने के बाद अगर वो पूरा जोर देकर अपनी एक इच्छा जाहिर करती तो वो पूरी हो जाती, और फिर वही तुम्हारी माँ से गलती हो गई, क्योंकि उन्हें 7 लड़के नहीं चाहिए थे, वो तो बस एक लड़की चाहती थी। इसके आगे क्या हुआ, ये इस कंघी के जरिए तुम अपनी माँ की यादें पढ़कर खुद जान जाओगी। तो अब विक्टोरिया वो कंघी लेकर अपने घर लौट आती है। वहां उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, पर वो उन्हें इसका कोई जवाब नहीं देती। रात में अपनी सो रही माँ की बालों में जादुई कंघी लगाकर विक्टोरिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अब उसे अपनी माँ की यादों में उसके 7 भाई खेलते हुए दिखते हैं। वो 7 भाई काम में उनका कोई हाथ नहीं बटाते थे और दिन भर बस शरारत किया करते थे, और उनकी माँ जो भी थोड़ा बहुत खाना बनाती थी उसे वो 7 कौवे की तरह लड़ झगड़ कर एक दूसरे से छीन लिया करते थे। इससे नाराज होकर एक दिन उनकी माँ के मुंह से निकला कि काश तुम लोग कौवे होते। मंत्र का प्रभाव एक ही बार काम कर सकता था, इसलिए वो 7 लड़के उसी वक्त कौवा बनकर वहां से उड़ जाते हैं, और इसी बात से उसके माँ बाप अब तक दुखी रहते हैं। ये सब जानने के बाद विक्टोरिया फिर से डायन के पास जाती है और उससे पूछती है, मेरे भाइयों को इंसान बनाकर फिर से वापस लाने का कोई तो तरीका होगा?
डैन कहती है हाँ है, तुम्हें रूपांतरित पौधों के धागों से सातों भाइयों के लिए 7 कमीज बुननी पड़ेगी और इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें मौन व्रत रखना पड़ेगा। फिर जब वो कमीज तुम उन सातों को पहनाकर ये कहोगी कि वो इंसान बन जाएं, तो वो सब फिर से इंसान बन जाएंगे। विक्टोरिया पूछती हो पौधे मुझे कहाँ मिलेंगे और मुझे कब से चुप रहना है। डैन कहती है जंगल के पार तुम्हें नदी की एक धारा मिलेगी जो चट्टानों के बीच से बहती हुई गहरे जंगल के भीतर पहाड़ी के पास तक जाती है। तुम्हें रूपांतरित पौधे वहीं मिलेंगे। उन पौधों में सुई की तरह कई सारे कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर ही उखाड़ना और ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तो अब विक्टोरिया जंगल को पार करके जलधारा के जरिए आगे बढ़ते हुए पहाड़ी की तलहटी में लगे रूपांतरित पौधों के पास पहुंच जाती है। वहां से ऊपर की पहाड़ी में एक गुफा होती है। डायन ने उसे वहीं रहकर ये सारा काम पूरा करने के लिए कहा था, इसलिए विक्टोरिया ऊपर चढ़कर उस गुफा के अंदर जाती है, जहां उसे एक बड़ा सा घोंसला दिखता है। थक जाने की वजह से विक्टोरिया को नींद आ जाती है। रात होने पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस घोंसले में 7 लड़के लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो सातों उसके भाई ही हैं। इससे भावुक होकर वो उनमें से एक का बाल सहलाने लगती है, पर उसके ऐसा करते ही वो जाग जाता है और फिर से कौवा बन जाता है। इससे विक्टोरिया को ये बात भी समझ में आ जाती है कि मंत्र की वजह से ये लोग सिर्फ सोते वक्त ही अपने इंसानी रूप में आते हैं। हालांकि कौवों के रूप में भी वो सातों अपनी बहन को पहचान लेते हैं। अगले दिन विक्टोरिया पहाड़ी के नीचे जाकर रूपांतरित पौधे उखाड़ने लगती है, लेकिन इस दौरान पौधों के कांटे उसके हाथों में चुभने लगते हैं। वो बार बार कोशिश करती है, पर हर बार कांटे चुभने की वजह से वो रूपांतरित पौधे नहीं उखाड़ पाती और उनमें उलझकर गिर जाती है। कांटों के चुभने की तकलीफ और पौधों को ना उखाड़ पाने से वो दुखी होकर रोने लगती है। ये देखकर कौवे के रूप में उसके सातों भाई उसके पास आकर उसे हिम्मत देने के लिए काव काव की आवाज निकालने लगते हैं। इससे विक्टोरिया समझ जाती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है, इसलिए हिम्मत करके वो फिर से खड़ी होती है और कांटों की चुभन को बर्दाश्त करते हुए उन पौधों को फिर से उखाड़ने लगती है। इस दौरान वो देखती है कि उसके हाथों में छाले और चकत्ते पड़ गए हैं, पर फिर भी वो रुकती नहीं और आखिरकार वो अपनी जरूरत भर के पौधे उखाड़ लेती है। इसके बाद वो गुफा में वापस जाकर वहाँ एक दूसरे घोंसले में सो जाती है। अगले दिन वो फिर से यही करती है। इस दौरान भूख लगने पर वो जंगल से कभी मशरूम तो कभी फल फूल खाकर अपना गुजारा करती है। धीरे धीरे कौवे उससे और भी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और गुफा में उसके साथ ही खेला करते हैं। पौधों से रेशे निकालने के लिए विक्टोरिया उन्हें नदी की धारा में भिगाने के लिए रख देती है और कौवे ऊपर से उस पर नजर रखते हैं। एक दिन भूख लगने पर जब विक्टोरिया नदी घाटी के पास एक मक्के के खेत में मक्का खा रही होती है, तभी घोड़े पर सवार होकर राजकुमार एडम और उसका भाई हैरी अपने 2 गार्ड्स के साथ वहां आते हैं। उन्हें देखकर विक्टोरिया खेत में बैठ जाती है। हैरी एडम से कहता है इन खेतों के आसपास बाड़ लगवाना पड़ेगा, नहीं तो जंगली सुअर इसे नुकसान पहुंचाएंगे। हकलाने और सीधा साधा होने की वजह से एडम कम बोलता था, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहता। अब हैरी अपनी बंदूक उठाकर हवा में फायर करता है। इससे खेत के अंदर मौजूद एक जंगली सुअर भागकर विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन क्योंकि डैन ने उससे कहा था कि अगर उसने काम पूरा होने से पहले आवाज निकाली तो उसके सातों भाई कभी इंसान नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो चुप ही रहती है। घोड़े पर बैठे दोनों राजकुमार सुअर को खेत के अंदर देख लेते हैं, इसलिए वो उसे मारने के लिए गोली चलाने लगते हैं। खेत के अंदर सुअर से कुछ दूरी पर बैठी विक्टोरिया सुअर से बचकर खेत के अंदर ही भागने लगती है और सुअर उसके पीछे होता है। भागने के दौरान ही विक्टोरिया जमीन पर गिर जाती है। इत्तेफाक से हैरी द्वारा चलाई गई गोली लगने से वो सुअर मारा जाता है। इससे बेचारी विक्टोरिया के जान में जान आती है। अब हैरी अपने गार्ड्स को खेत में ये देखने के लिए भेजता है कि सुअर मरा या नहीं। गार्ड्स को खेत में आता देखकर विक्टोरिया खेत के और भीतर भागने लगती है, तो खेत के सामने घोड़े पर बैठे हैरी को लगता है अभी एक और जंगली सुअर है, इसलिए वो उस तरफ बंदूक तानकर निशाना लगाने की कोशिश करने लगता है। जब ऊपर उड़ रहे कौवे ये देखते हैं तो अपनी बहन को गोली से बचाने के लिए वो हैरी और एडम पर टोंट मारने लगते हैं। उनसे बचने के चक्कर में हैरी की बंदूक की एक गोली एक कौवे को लग जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। दयालु एडम कहता है इस बेचारे को उपचार के लिए ले चलना चाहिए, तो हैरी कहता है इससे अच्छा इसे एक और गोली मारकर इसका काम यहीं खत्म कर दूं। एडम उसे ऐसा करने से रोकता है। अब इससे पहले कि वो उस कौवे पर फिर से गोली चलाता, खेत के अंदर से विक्टोरिया उस पर एक पत्थर फेंकती है
और फिर वहां आकर कौवे को उठा लेती है। हैरी कहता है, साली कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पत्थर फेंकने की? हम राजकुमार हैं। मौन व्रत होने की वजह से विक्टोरिया उसे कोई जवाब नहीं देती। इससे भड़ककर हैरी उसके बाल खींचकर उसे गालियां देने लगता है। एडम को अपने भाई की यह हरकत सही नहीं लगती और वो उसे छोड़ देने के लिए कहता है, पर हैरी उसे नहीं छोड़ता। आखिरकार बचने के लिए विक्टोरिया हैरी के हाथ पर दांत से काटकर खेत के अंदर भागती है। इससे हैरी की चीखें निकल जाती है और वो गालियां बकता हुआ खेत में विक्टोरिया का पीछा करने लगता है। ये देखकर एडम समझ जाता है कि अगर वो बेचारी लड़की हैरी के हाथ लग गई तो वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। इसलिए उसे बचाने के लिए वो हैरी के घोड़े के आसपास गोलियां चलाने लगता है। हैरी उससे कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तो एडम हकलाते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है ताकि विक्टोरिया को वहां से भागने का टाइम मिल जाए। आखिरकार विक्टोरिया घायल कौवे को लेकर वहां से भागती है। वो थकी हुई और कमजोर होती है, पर कौवे को बचाने के लिए वक्त बहुत कम होता है और बाकी के कौवे भी उसके साथ ही चल रहे होते हैं। वहां से भागकर वो डैन की झोपड़ी पर जाती है और इशारों में उसे सब कुछ बताती है। बेहोश हो जाने की वजह से वो कौवा फिर से इंसान के रूप में आ जाता है, तो डैन उसके घाव साफ करके उसका इलाज करती है और विक्टोरिया से कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बच जाएगा। थक जाने की वजह से जब विक्टोरिया सो जाती है तो डैन उसके बालों में जादुई कंघी लगाकर ये देख लेती है कि खेत में उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद रात के दूसरे पहर में जब विक्टोरिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डैन अपने बिस्तर पर सो रही है। विक्टोरिया के दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर ये डैन कौन है और यहाँ क्यों रह रही है। ये जानने के लिए वो उसके बालों में जादुई कंघी लगाकर उसकी यादें देखती है तो उसे दिखता है कि ये डैन इस राज्य के रानी इरा हैं और उसके पति इस राज्य के राजा उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वो युद्ध लड़ने गए और युद्ध में मारे गए। उस समय इरा गर्भवती थी। जब राजा के दामाद ने युद्ध के मैदान से वापस आकर इरा को ये खबर दी तो वो बहुत दुखी हो गई और रोते हुए कहा कि राजा अपने होने वाले बच्चे को नहीं देख पाए। उस वक्त राजा की बहन डायना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, परेशान मत हो, हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। उसके बाद डायना अपने पति के साथ आकर हमेशा के लिए अपने मायके यानी महल में ही रहने लगी। डायना ने वहां सबसे बताया कि वो भी तब से गर्भवती है जब से इरा गर्भवती है। फिर जिस दिन रानी इरा को प्रसव पीड़ा हुई, डायना ने नौकरानी को एक प्याला पीने के लिए दिया और कहा, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसे पीते ही इरा की आंख लग गई और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके बेड पर एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े थे। डायना ने कहा, तुमने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है और इरा को डैन घोषित कर दिया गया तथा महल के परिसर में ही लकड़ी के मंच पर बांधकर आग लगा दी गई। अब इसके आगे क्या हुआ, इससे पहले कि विक्टोरिया ये भी देख पाती, डायन जाग जाती है और अपने बालों से कंघी हटाकर विक्टोरिया से कहती है, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं डैन हूँ या कुछ और? विक्टोरिया उससे इशारों में पूछती है, फिर तुम वहाँ से जिंदा कैसे बची? डायन कहती है, वहाँ एक अच्छी डैन भी थी जिसने मेरी मदद की और तब से मैं यहाँ आकर अकेले रहने लगी। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये जादुई कंघी भी दी। अब चूंकि कौवा ठीक हो चुका होता है, इसलिए आगे का काम पूरा करने के लिए विक्टोरिया कौवे को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। डायना से कहती है, रात में मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। जिस राजकुमार एडम ने तुम्हें बचाया था वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान है, पर उसका भाई हैरी बहुत दुष्ट और मतलबी है। ये सुनने के बाद विक्टोरिया वापस पहाड़ी की गुफा में लौट जाती है। वहाँ नदी की धारा में भिगोए हुए पौधे अब तक फूल चुके होते हैं, इसलिए उनके रेशे उतारने के लिए विक्टोरिया उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देती है। इस सब के दौरान बाकी कौवे उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। एक दिन जब वो उन पौधों को सुखा रही होती है तो राजकुमार एडम उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर विक्टोरिया घबरा जाती है और एक पत्थर उठा लेती है। एडम उससे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हारा और इस कौवे का हाल चाल लेने आया हूँ और मैं अपने छोटे भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया कुछ शांत होती है और एडम के पास आने पर उसे इशारे से गहरी सांस लेकर बोलने को कहती है। हैरानी की बात यह होती है, एडम जैसे ही ऐसा करता है उसका हकलाना कम होने लगता है। अब वो विक्टोरिया से उसका हाल चाल पूछता है और विक्टोरिया उसे इशारे से बताती है कि वो यहाँ कमीज बनाने के लिए रूपांतरित पौधों के रेशे से धागे निकाल रही है। एडम उससे कहता है, मैं शांत नहीं रहता इसीलिए हकलाता हूँ, पर तुम्हारे पास आकर मैं शांत महसूस कर रहा हूँ और मेरा हकलाना भी बंद हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम मुंह से कुछ भी बोल क्यों नहीं रही हो। इस पर विक्टोरिया उसे इशारे से खामोश रहने को कहकर उसकी उंगली में लगे जख्म पर पट्टी बांध देती है और एडम मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विक्टोरिया के कुछ दिन गुफा में कौवों के साथ ही गुजरते हैं। अब तक पौधे सूखकर पुआल बन चुके होते हैं और विक्टोरिया धारा के किनारे जाकर उन पौधों को पीटकर उनके रेशे झाड़ने लगती है। इस दौरान एडम फूल और खाने पीने की चीजें लेकर फिर से उससे मिलने आता है। वो पुआल झाड़ने में भी विक्टोरिया का हाथ बटाता है
और ये सब करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। काफी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद एडम अपने महल में लौट जाता है और विक्टोरिया अपनी गुफा में। अगले दिन तेज बारिश होता देखकर विक्टोरिया जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे भागकर सूखे पुआलों को गुफा में ला कर रखती है और फिर एक घोंसले में लेटकर सो जाती है। इतनी दौड़ भाग करने और भीगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और अगले दिन वो उठ भी नहीं पाती। जब कौवे देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और तुरंत वहां से उड़ते हुए राजमहल में एडम की खिड़की के पास जाते हैं। एडम जब खिड़की खोलता है तो वो कौवे उसके कमरे में घुसकर उसका कोट और कंबल उठाकर वहां से बाहर निकल आते हैं और उसे भी इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। इससे एडम समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो घोड़ा लेकर कौवों के पीछे जाता है। धारा पार करके वो कौवों के पीछे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर विक्टोरिया को बेहोश पड़े देखकर एडम उसे गोद में उठाकर गुफा से बाहर निकलता है और घोड़े पर लादकर उसे अपने साथ महल में ले आता है। वहां उसे अपने बेड पर लिटाने के बाद महल के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। वैद्य उससे कहते हैं इसे आराम की जरूरत है और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसी बीच रानी डायना वहां हैरी के साथ आती है और एडम से कहती है, ये क्या देख रही हूँ मैं? पहले तुम कुत्ते और बिल्लियों को अंदर लेकर आते थे और आज तुम एक बाहरी लड़की को यहाँ ले आए हो। इसको अभी बाहर करो। ये सुनकर खिड़की के बाहर बैठे कौवे गुस्से में खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं तो रानी सेवकों से उन्हें बाहर फेंकने को कहती है। इस पर एडम कहता है, कौवों और विक्टोरिया को कोई हाथ नहीं लगाएगा। विक्टोरिया मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए इसके साथ तमीज से पेश आइए। एडम को बिना हकलाए ये बोलते सुनकर डायना चौंक जाती है और कहती है, तुम हकलाए बिना कैसे बोल ले रहे हो? एडम कहता है, हाँ, अब मैं हकलाता नहीं और बड़ा बेटा होने की वजह से अब मैं ही राजा बनूंगा, इसलिए जो मैं चाहता हूँ वही होगा। एडम की बातें सही होती है, इसलिए डायना मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो हैरी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तक विक्टोरिया को होश आ जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, पर एडम उसे रोकता है तो विक्टोरिया उसे इशारों से बताती है कि कमीज बुनने के लिए उसका वहाँ से जाना जरूरी है। इस पर एडम उससे कहता है, अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए ठीक होने के बाद तुम बुनने का काम यहाँ भी कर सकती हो। दूसरी ओर रानी हैरी के पास जाकर उससे कहती हैं, तुम्हारा भाई अब हकलाता नहीं है, इसलिए अब वही राजा बनेगा। हैरी कहता है, तो मैं क्या करूं? रानी कहती है, जब वो डरता है तो हकलाता है, इसलिए तुम्हें उसे डराना होगा, क्योंकि अगर वो फिर से हकलाने लगेगा तो वो राजा नहीं बन पाएगा। अगले दिन एडम अपने 2 सेवकों के साथ गुफा में जाकर वहां रखे हुए सूखे पुआलों को एक घोड़ा गाड़ी पर लादते हैं और उसे महल में ले आते हैं। विक्टोरिया जब अपने पुआलों को महल में देखती है तो बहुत खुश होती है और एडम को किस करके धन्यवाद देती है। रात में भोज के वक्त डायना एडम से कहती है, तुम एक जंगल की लड़की को हमारी शाही मेज तक ले आए। एडम कहता है, ये मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए इसे तमीज से संबोधित करें। डायना जानती थी कि एडम होने वाला राजा है, इसलिए उसकी बात का ज्यादा विरोध नहीं कर पाती और खाना खाने के बाद हैरी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। जबकि एडम विक्टोरिया से कहती है, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना और तुम यही मेरे साथ रहना, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तब मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाता। उधर रानी अपने कमरे में हैरी से कहती है, अगर वो डरकर हकलाएगा नहीं तो वो जल्दी ही राजा बन जाएगा। हैरी कहता है, हाँ, मैंने सुना है वो जल्दी ही विक्टोरिया से शादी भी करने वाला है। डायना कहती है, फिर तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह एडम अपनी माँ डायना से कहता है, मैं कल ही विक्टोरिया से शादी करूंगा। इस पर झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए डायना कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम होने वाले राजा हो। दूसरे दिन महल में धूमधाम से एडम और विक्टोरिया की शादी हो जाती है। हालांकि किसी को यह नहीं पता होता कि विक्टोरिया बोलती क्यों नहीं। रात में शादी का भोज होता है जिसमें सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं, पर विक्टोरिया धागों से कमीज बुनने में व्यस्त होती है। इस दौरान अपनापन दिखाने का नाटक करते हुए रानी उसके पास आती हैं। हालांकि बेचारी विक्टोरिया को डायना की चालों के बारे में नहीं पता होता। धीरे धीरे महीने बीतते जाते हैं और विक्टोरिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस दौरान भी वो कमीज बुनना जारी रखती है और अब तक वो ज्यादातर कमीज बुन भी चुकी होती है। रानी भी उसके खाने पीने का काफी ख्याल रख रही होती है। फिर जब उसकी गर्भावस्था का 9वां महीना शुरू होता है तो रानी हैरी से कहती है, उत्तर के राजा की बेटी के स्वयंवर का निमंत्रण आया है, इसलिए तुम वहां जाओ। तो अब हैरी वहां चला जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद जब एडम विक्टोरिया को नौका विहार करा रहा होता है तो रानी डायना उसे एक पत्र दिखाकर कहती हैं, खबर आई है हैरी वहां किसी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। इस पर एडम उनसे कहता है, विक्टोरिया के प्रसव में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है। इस पर डायना उससे जिद करते हुए कहती है, तुम राजा बनने वाले हो और तुम्हें हैरी की जरा भी चिंता नहीं है। विक्टोरिया की देखभाल करने के लिए मैं तो यहाँ हूँ ही। डायना की जिद की वजह
वजह से मजबूरी में एडम कुछ सैनिकों के साथ उत्तर की ओर निकल पड़ता है। मीनार की छत से विक्टोरिया उन्हें जाते हुए देखती है। फिर रात में जब वो आखिरी कमीज के बचे हुए हिस्सों को सी रही होती है, तभी डायना वहाँ आती है और उससे कहती है, एडम अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए अब से मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी। विक्टोरिया की खास दासी कहती है, मैं भी यहीं रुकूंगी, पर डायना उसे बाहर जाने को कहती है। फिर वो डायना को एक प्याला पीने के लिए देती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे जगह देना। रानी के सोने के बाद उसके इरादे जानने के लिए विक्टोरिया उसके बालों में अपने साथ लाई हुई जादुई कंघी लगाती है और उसके दिमाग की उस वक्त की याद देखती है जब रानी इरा के पति राजा यानी डायना के भाई लड़ाई के लिए बाहर गए थे और उनकी मौत की खबर आने पर डायना ने अपने पेट पर कपड़ा लपेटकर सबसे झूठ बोला कि वो गर्भवती है और फिर उसने एरा को एक प्याला पीने के लिए दिया। उससे एरा बेहोश हो गई और उसने उसके बच्चे को दासी की मिला भगत से अपने कमरे में भिजवा दिया और एरा के बेड पर एक बिल्ली रखकर यह अफवाह फैला दी कि ये डायन है और इसने बिल्ली को जन्म दिया है। डायना की असलियत पता लगते ही विक्टोरिया अपने बुने हुए कपड़े लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर डायना के पिलाए हुए काढ़े से उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। अब तक डायना जाग जाती है और इस बात से बहुत खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। थोड़ी ही देर में विक्टोरिया बेहोश हो जाती है और रानी उसके नवजात बच्चे को मीनार की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन वहाँ हवा में मंडरा रहे सातों कौवे बच्चे का कपड़ा पकड़कर उसे बचा लेते हैं। फिर कुछ घंटे बाद जब विक्टोरिया को होश आता है तो उसके बेड पर एक कौवा रखा होता है और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े होते हैं। डायना सबसे कहती है ये दिन भर कौवों से ही घिरी रहती थी, इसलिए इसने कौवे को जन्म दिया है, ये शैतान की पुजारन डायन है। पादरी विक्टोरिया से कहता है, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है, पर मौन व्रत होने की वजह से बेचारी विक्टोरिया उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। इसी बात का फायदा उठाकर रानी सैनिकों से कहकर विक्टोरिया को जेल में बंद करवा देती है। इस दौरान उसकी आखिरी कमीज वहीं गिर जाती है तो उसकी खास दासी छिपकर जेल में जाकर उसे वो कमीज दे देती है। अब विक्टोरिया रात भर जाकर उस कमीज की बची हुई सिलाई भी पूरी कर देती है। फिर अगले दिन रानी के आदेश पर सिपाही विक्टोरिया को जलाने के लिए लकड़ी का मंच तैयार करते हैं। कौवों को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो तेजी से उड़कर एडम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर रानी एडम के वापस आने से पहले ही विक्टोरिया का काम तमाम करना चाहती थी, इसलिए उसके आदेश पर उसे लकड़ी के पिंजरे में कैद करके सबके सामने लाया जाता है, जहाँ सैनिक उसे मंच पर बांधकर लकड़ी में आग लगा देते हैं और उसके हाथ से सातों कमीज छीनकर उसे मंच पर फेंक देते हैं। आग सुलग ही रही होती है कि तभी सातों कौवे मंच पर आकर उन कमीजों पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त विक्टोरिया के मुंह से निकलता है, काश तुम लोग इंसान होते। उसके ऐसा कहते ही चमत्कारिक रूप से सातों कौवे 7 लड़कों में बदल जाते हैं। ये देखकर रानी और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब वो सातों अपनी बहन को बचाने के लिए उसे मंच से उतारकर सैनिकों से भिड़ जाते हैं तो रानी कहती है, इन सभी को मार डालो, लेकिन अब तक एडम भी वहाँ आ जाता है। इससे रानी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। तो कौवे से इंसान बना विक्टोरिया का एक भाई उनसे कहता है, इन्हें हमने सूचना दी थी। अब डायना एडम से कहती है, तुम मेरे बेटे हो और ये एक डायन है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो और इसे मार डालो। इसी दौरान वो नवजात बच्चा लेकर एरा वहाँ आती है और उसे एडम के हाथ में देकर कहती है, विक्टोरिया ने इसी बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद वो डायना का गला पकड़कर एडम से उसके बालों में जादुई कंघी लगाने को कहती है। जब एडम डायना के बालों में कंघी लगाता है तो उसे वो याद दिखती है जिसमें डायना ने एरा के बेड पर बिल्ली रखवाकर खुद उसके बच्चे को अपने कमरे में भेजकर उसे अपना बच्चा बताया और एरा को डायन बताकर उसे आग से मारने की सजा दिलवाई। लेकिन इत्तेफाक से तभी बारिश हुई और पादरी ने इसे ईश्वर का संकेत मानकर एरा को छोड़ देने को कहा। उस समय एक अच्छी डायन ने इरा को बचाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। इसके बाद इरा के उस बच्चे को अपना बच्चा बताकर डायना ने उसका नाम एडम रखा। लेकिन जब एडम 4 साल का हुआ तब डायना के पेट में अपना खुद का बच्चा आ गया, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए मीनार के छत से उसके ऊपर एक पत्थर फेंका और एडम को बचाते वक्त डायना के पति पत्थर के नीचे दबकर मारे गए। डायना के सारे गुनाह जानने के बाद एडम सैनिकों से कहकर उसे जेल में डलवा देता है और अपनी माँ एरा तथा विक्टोरिया के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। श्राप मुक्त हो चुके विक्टोरिया के भाई भी अब गांव अपने माँ बाप के पास लौट जाते हैं और इस तरह ये फैंटेसी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।